हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ है द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट एंड ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी में कॉमन इम्प्लांटेशन साइट जो है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए इज एम्पुला, ऑप्शन नंबर बी इज इस्थमस, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरस्टिशियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनफंडिबुलम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एम्पुला। एम्पुला जो है इसमें इम्प्लांटेशन की साइट होती है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो एम्पुला वाला रीजन होता है वहीं पर जाकर इम्प्लांटेशन हो जाता है यदि ट्यूबल प्रेगनेंसी हुई होती है तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेशन डेप्थ ऑफ द चेस्ट फॉर एन एडल्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम CPR दे रहे हैं किसी एडल्ट पर्सन को तो जब हम कंप्रेशन करते हैं तो कितना डेप्थ तक जो है हमें कंप्रेशन जो है देना है, कितना डेप्थ तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 2.0 इंचेस, ऑप्शन नंबर 2 इज 1.5 इंचेस, ऑप्शन नंबर 3 इज 3.0 इंचेस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 3.5 इंच। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.0 इंच। जब भी हम CPR दे रहे हैं तो जब कंप्रेशन करते टाइम हम जो अपने पाम से जो कंप्रेस करते हैं वो एटलीस्ट 2 इंचेस रहना चाहिए। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। एडल्ट के लिए यदि हम कर रहे हैं तो जो है दोनों ही पाम को इस तरीके से इंटरलॉक करके और फिर 2 इंचेस तक कंप्रेस करेंगे। यदि चाइल्ड को दे रहे हैं तो जो वन हैंड है उसी से हमें देना है 2 इंच तक कंप्रेस करके, और यदि इन्फेंट को हम दे रहे हैं तो इन्फेंट में जो है 1.5 इंच तक जो है प्रेस किया जाता है 2 फिंगर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग द एडल्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन विथ 2 रिकर्सर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है वो कितना रहना चाहिए यदि हम एडल्ट को CPR दे रहे हैं 2 रिकर्सर से, तो कितना जो है यहाँ पर हमें कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज 15:2, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 30:2, ऑप्शन नंबर 3 इज 20:2 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 25:2। ऑप्शन नंबर सेकेंड 30:2, 30:2 जो है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो CPR में देते हैं। उसके बाद पूछा गया है 62 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड इन एन इमरजेंसी वार्ड विथ अ हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम अ हाइट एंड इज सस्पेक्टेड टू हैव अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट C5 एंड C6 लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ओपन द एयरवे। एक 62 ईयर ओल्ड मेल है जो कि इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है और उसकी हिस्ट्री क्या है कि वो हाइट से गिर गया है जिसके कारण उसकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है C5 और C6 वर्टिब्रा वाले लेवल पर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हम उसका जो एयरवे है उसे ओपन करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, नेक को हम हाइपर एक्सटेंड करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ऑप्शन नंबर 3 is jaw thrust method and option number 4 is a side tittling of head। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जॉ थ्रस्ट मैन्योर। जॉ थ्रस्ट मैन्योर के द्वारा जो है हम एयरवे को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है जॉ थ्रस्ट मैन्योर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
What is the recommended duration of carotid pulse check by a healthcare provider for an adult? यहाँ पर पूछा यदि हमें पल्स को चेक करना है तो कितना ड्यूरेशन तक हम चेक कर सकते हैं एक एडल्ट पर्सन के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 5 to 10 सेकेंड में हमें असेस करना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 10 to 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज 15 to 20 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 20 to 25 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 5 to 10 सेकेंड। एडल्ट पर्सन में जब हम कैरोटिड पल्स से जो है पल्स चेक कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड तक हमें चेक करना है। उसके बाद पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 फिंगर से हमें कैरोटिड पल्स से जो है हम पल्स चेक करते हैं। उसके बाद पूछा गया है पल्सस पैराडॉक्सिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है जो पल्सस पैराडॉक्सिस है ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाली कंडीशन में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कार्डियक टैम्पोनेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज अ पेरिकार्डाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट वाली कंडीशन में पल्सस पैराडॉक्सिस की कंडीशन देखने को मिलती है। कार्डियक टैम्पोनेट ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिसके कारण हार्ट जो है वो कंप्रेस होने लगता है। और पल्सस पैराडॉक्सिस में क्या होता है, यदि जो सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या हो रहा हो, ड्रॉप हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो उसे पल्सस पैराडॉक्सिस कहा जाता है। तो जो ये वाला सिम्टम है कि ब्लड प्रेशर जो इंस्पिरेशन के टाइम पर कम हो रहा हो, ये वाले फीचर्स हमें कार्डियक टैम्पोनेट वाली कंडीशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कोरोनरी वैसोडाइलेटर। इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि कोरोनरी वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज एड्रीनालिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नॉर एड्रीनालिन। ऑप्शन नंबर 3 इज अ नाइट्रोग्लिसरिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन जो है ये ड्रग यूज़ की जाती है कोरोनरी वेसल्स को डायलेट करने के लिए। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग विटामिन के इन अ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में विटामिन के एडमिनिस्टर करने के लिए हम कौन से रूट से विटामिन के को एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओरल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंट्राडर्मल। ऑप्शन नंबर 3 इज इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इंट्रामस्कुलर। विटामिन के जो है न्यूबॉर्न में हम इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद पूछा गया है वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा है वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज थायमीन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर 3 इज पायरिडॉक्सिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज साइनोकोबालामाइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट थायमीन। थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। और ये जो वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम है ये अल्कोहल वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, जो क्रोनिक अल्कोहल वाले पेशेंट्स रहते हैं, लंबे समय से अल्कोहल ले रहे होते हैं,
उन लोगों में ये कंडीशन देखने को मिलती है विटामिन B1 की थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ये वर्निक्स-कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है, मेमोरी डिसऑर्डर है एक प्रकार का, तो इसमें जो पेशेंट की मेमोरी है वो लॉस होने लगती है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनमें से कौन सा जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ ग्यूथरी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 is a Fellings test and option number 4 is rapid antigen test. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो सेल्स रहते हैं वो म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन अराइज होती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। लेड की पॉइजनिंग यदि हो गई है तो कौन सा हम एंटीडोट देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पेनिसिलामिन, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अमाइल नाइट्रेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। लेड पॉइजनिंग वाली कंडीशन में हमें कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है फ्लैपिंग ट्रेमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है फ्लैपिंग ट्रेमर्स को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज मायोक्लोनस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कार्फोलोजिया, ऑप्शन नंबर 3 इज एस्ट्रेक्सिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रिफ्लेक्स एबनॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रेक्सिस। फ्लैपिंग ट्रेमर्स को जो है एस्ट्रेक्सिस कहा जाता है। एस्ट्रेक्सिस जो है एक प्रकार का क्लिनिकल साइन है जो कि इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट जो है बॉडी पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इनएबिलिटी होगी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, और शॉक लाइक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हमें पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे सीजर वगैरह आता है उस टाइप से जो है पेशेंट की बॉडी में हमें इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट प्रेजेंट दिखाई देंगे, उसे फ्लैपिंग ट्रेमर्स या फिर एस्ट्रेक्सिस की कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट विथ डायग्नोस्ड एक्यूट मैनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक पेशेंट है एक्यूट मैनिया वाला जिसमें हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं तो हम क्या प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज हाई रिस्क फॉर इंज्यूरी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हाई रिस्क इंज्यूरी, हाई रिस्क फॉर इंज्यूरी। अगर एक्यूट मैनिया वाला पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो हमें पेशेंट को इंज्यूरी से प्रिवेंट रखना है, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट क्या कर सकता है, अपने आप को या दूसरों को हार्म कर सकता है। इसलिए हमें हाई रिस्क फॉर इंज्यूरी के लिए जो है नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफर्ड प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक। यहाँ पर पूछा गया यदि पेशेंट पैनिक अटैक में है तो इनमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि हमें नहीं करना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज टॉक टू पेशेंट इन अ काम एंड रीअश्योरेंस वॉइस। पेशेंट से हम जो है शांति से बात करेंगे, उसे सुनेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रोवाइड अ सेफ एंड प्राइवेट प्लेस फॉर द पेशेंट।
पेशेंट को सेफ प्लेस प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, पेशेंट को जो है कॉग्निटिव टेक्निक्स जो हैं वो टीच करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज स्टे विथ पेशेंट इन अ काम एंड नॉन थ्रेटनिंग वे, या फिर हम पेशेंट के साथ जो है पेशेंट के साथ शांत माहौल से रहेंगे और नॉन थ्रेटनिंग वे में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक। हमें पेशेंट को जो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक से जो है इन्हें हमें पेशेंट को टीच नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें जो है ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, इनमें से हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम जो है प्रेग्नेंट वुमन में इसका क्या मेन कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन में जो पेशेंट है प्रेग्नेंट वुमन है उसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, तो यहाँ पर हमें कॉजेज बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लो HCG, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हाई HCG, HCG इज अ ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 इज लो FSH एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हाई FSH, FSH इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड हाई HCG, हाई ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हाई होने के कारण पेशेंट में हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछा गया है द ट्रीटमेंट साइट स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व्ड बाय अ नर्स ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी इज। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम एक पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो क्या एडवर्स इफेक्ट जो है नर्स जो है असेस कर सकती हैं, ऑब्जर्व करेंगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ फटिग, ऑप्शन नंबर बी इज वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज स्किन टॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एनोरेक्सिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वॉमिटिंग। जब रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है पेशेंट को तो उसमें एडवर्स इफेक्ट जो है वो वॉमिटिंग के देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिसीज इज कॉल्ड। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो डिसीज़ को कॉज कर सकता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ पोटेंसी, ऑप्शन नंबर बी इज़ वायरुलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वायरुलेंस। यदि किसी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसी एबिलिटी है कि वो डिसीज़ को कॉज कर सकता है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ वायरुलेंस। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिलायबल कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट साइट। इनमें से कौन सी साइट से हम टेम्परेचर लेंगे तो वो मोस्ट रिलायबल होगा कोर बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज रेक्टम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज माउथ, ऑप्शन नंबर 3 इज एक्जिला एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्किन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेक्टम। रेक्टम से यदि हम जो है बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वो मोस्ट रिलायबल साइट कहलाती है। उसके बाद पूछा गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा इज जनरली टर्म्ड एज। यदि ब्रेन के पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज माइलाइटिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर 3 इज एंसीफेलाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कॉर्डाइटिस।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 एंसेफेलाइटिस। यदि ब्रेन के पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए एंसेफेलाइटिस टर्म यूज़ की जाती है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर MPPEB ग्रुप 5 की जो है प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर आपको और क्लासेस मिल जाएंगी। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।